जितना लॉन्ग क्वेश्चन हमें बनता है पढ़ना चाहिए नॉलेज के लिए और एग्ज़ाम पर्पस के लिए, सब के सब पढ़ लेंगे, जिससे नॉलेज भी हो जाएगा आपको बेहतर और एग्ज़ाम में भी आप बेहतर से लिख पाएंगे और आपका एकदम जो है नंबर बोनाफाइड आएगा अगर अच्छे से पढ़िएगा तो। चलिए देखते हैं और अच्छे से समझेंगे। आज जो हम प्रश्न लेकर आए हैं, प्रश्न है आपके सामने फैमिली प्लानिंग के बारे में। परिवार नियोजन से क्या समझते हैं, परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के नाम लिखना है। और इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि परिवार नियोजन में नर्स की क्या भूमिका है, बताइए। ऐसे तो यह प्रश्न आप लोग कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में ही फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं, बट फिर भी यहाँ पे आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है बहुत बार। तो यह ज़रूरी है कि आपको जानना चाहिए कि फैमिली प्लानिंग होता क्या है, फैमिली प्लानिंग के कौन कौन से विधियां हैं और इसके साथ में फैमिली प्लानिंग कराने में नर्स की क्या रोल है, क्या भूमिका है, बताना है। ठीक है, तो यह दोनों क्वेश्चन जो है हम इंक्लूड करके देखेंगे। आपके एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं अच्छे से। ठीक है, अच्छे से समझिएगा, बस यही क्वेश्चन को शामिल किए हैं, ज़्यादा क्वेश्चन है। परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता क्या है, आप लोग फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं मेरे डियर। फैमिली प्लानिंग का मतलब होता है गर्भ निरोधक साधन की उपयोग में लाकर अनचाहे मतलब अनवांटेड गर्भ अवस्था से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। एक वर्ड में कहा जाए तो परिवार नियोजन का सीधा सीधा मीनिंग होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ टिके, गर्भ हो, प्रेगनेंसी हो, तो इस कंडीशन में हम एक ऐसे साधन का उपयोग करते हैं, वह साधन जो है हमें अनचाहे मतलब हम नहीं चाहते हैं कि गर्भ हो, तो उस कंडीशन में हम कुछ ऐसे साधन का उपयोग करते हैं जो गर्भ से बचाता है और उसी साधन को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे कि दो तरीका के जो है यह साधन होता है। एक साधन होता है जो टेम्पोररी होता है, कुछ दिनों से लेकर कुछ साल तक आपको जो है प्रेगनेंसी को रोक सकता है या जब तक यूज कीजिएगा तब तक रुक सकता है। लेकिन अस्थाई विधि में दो विधि ऐसा है जो व्यक्ति को अगर एक बार करा लेता है तो ज़िंदगी में कभी नहीं कराना पड़ता है और उस व्यक्ति को गर्भ जो है नहीं हो पाता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पाता है और वह जो है गर्भ परिवार नियोजन होता है। तो एक परिवार नियोजन के अस्थाई विधि है और एक परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है। तो अस्थाई विधि सर्जरी वाला होता है जो मेल फीमेल दोनों में होता है, और जो अस्थाई होता है वो बगैर सर्जरी वाला होता है जिसमें अलग अलग चीज़ों का उपाय करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल क्या जाने कि परिवार नियोजन होता क्या है मेरे डियर। परिवार नियोजन सीधा समझिए कि परिवार नियोजन का मतलब होता है कि ऐसे गर्भ निरोधक का साधन का उपयोग करना जो अनचाहे गर्भ से मुक्ति दिलाता हो, जो अनचाहे गर्भ से जो है क्या करता हो, छुटकारा दिलाता हो और बचाता हो, परिवार नियोजन कहलाता है। परिवार नियोजन का सीधी सीधी अर्थ है कि अनचाहे गर्भ अवस्था से मुक्ति पा जाना। अगर कोई व्यक्ति, कोई कपल है, वह चाहता है एक बच्चा दो बच्चा हो गया है और वह अब चाहता है कि हमें गर्भ से मुक्ति पाना है, गर्भावस्था से मुक्ति पाना है, तो वह परिवार नियोजन में सर्जरी अपनाता है और वह हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहता है तो वह अस्थाई वाला निभाएगा। ठीक है, अस्थाई वाला चुनेगा, सर्जरी वाला। अगर कोई ऐसा है जो एक बच्चा कर लिया है और दोबारा में वो सोचता है कि एक बच्चे में, तो कोई ऐसे कपल है, जोड़ा है जो एक बच्चा कर चुका है और वो अब चाहता है कि एक बच्चा होने के बाद कुछ सालों का अंतर किया जाए, तो अंतर लाने के लिए 1-2 साल 3 साल अंतर के लिए वह कुछ ऐसे साधन का उपयोग करेगा जो उसको कुछ सालों तक जो है आराम से गर्भ से छुटकारा दिला सकता है, तो वह अस्थाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब है, या जब तक मन हो तब तक जो है हम नहीं कर सकते हैं, गर्भावस्था यानी प्रेगनेंसी नहीं हो सकता है, जब तक चाहेंगे तब तक ऐसे साधन हैं जिसका उपयोग किया जाता है। तो यही सब साधन जो है गर्भ निरोधक कहलाता है और इसी गर्भ निरोधक का उपयोग जो है गर्भ को जो है गर्भ से छुटकारा पाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। चीज़ों को समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये समझ गए।
अब यहाँ पे आप इस चीज़ को समझ गए, तो अब आपको समझना है कि विधि क्या है। आपको ऊपर में कहा है ना कि कौन कौन से विधि है, नाम लिखे। तो कभी कभी देखिए होता है कि कभी कभी जैसे देख लीजिए यहाँ पे परिवार नियोजन विधियाँ, मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो मैं परिवार नियोजन कराने के 2 विधि है। परिवार नियोजन की 2 विधियाँ होता है फैमिली प्लानिंग का। एक होता है टेम्पोररी मेथड और एक होता है परमानेंट मेथड। मैं पहले ही बता दिया आप लोग को, ठीक है ना। अब एग्ज़ाम में ज़्यादातर जो प्रश्न पूछता है वह पूछेगा परिवार नियोजन क्या होता है, परिवार नियोजन के विधियों को लिखे और अस्थायी विधि के विस्तृत से चर्चा करें लॉन्ग क्वेश्चन में। तो अस्थायी विधि इसलिए पूछता है कि अस्थायी विधि में अलग अलग मेथड है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन बनता है, इसलिए अस्थायी के बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है डायरेक्टली 10 नंबर में। तो उसको हम बता देंगे, अस्थायी को अच्छे से बता देंगे। फिलहाल अभी इसके विधि के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कौन कौन से विधि है और इस विधि के अंदर कौन कौन से चीज़ें को अपनाया जाता है, ठीक है। पहला है अस्थायी विधि है। अस्थायी विधि जो होता है टेम्पोररी मेथड, यह परिवार नियोजन की अस्थायी तथा सामान्य विधि है, नॉर्मल विधि है, जिनका उपयोग अवांछित गर्भ की रोकथाम एवं शिशु जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। अगर कोई कपल है, जोड़ा है, पति पत्नी है और उसके शादी के 2-3 सालों के बाद एक बच्चा हुआ, ठीक है, और वो अब चाहता है कि हमें इस बच्चे और जो दूसरा बच्चा हो उसके बीच में कम से कम 4 सालों का गैप हो। चूँकि अगर कपल चाहेगा तो एक बच्चा हुआ है तो दूसरा बच्चा साल भर के बाद ही हो सकता है, अगर वो चाह लेगा तो ऐसे में उसका फ़र्क पहले वाले बच्चे पर पड़ेगा, उसका संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में कपल अगर चाहेगा, जोड़ा चाहेगा कि एक और दूसरे बच्चे के बीच में जो अंतराल हो वह थोड़ा अधिक हो, ताकि जो पहला बच्चा है उसको अच्छे से देखभाल सब चीज़ हो सके, प्यार दुलार सब चीज़ मिल सके और हमें भी खुशी जीवन व्यतीत कर सके। तो इसके लिए वह दूसरे बच्चे के लिए जो भी वह चाहेगी कि हम 4 साल 3 साल का गैप रखें, तो वह अंतराल रखने के लिए जो सेवा का उपयोग करेगी, जो साधन का, तो वह एक समान विधि हो जाएगा और यह एक अस्थायी विधि होता है। चूँकि वह 3 साल के लिए ही, 4 साल के लिए ही उपयोग कर रही है, तो फिर इसके बाद तो हो सकता है प्रेगनेंसी, तो यह अस्थायी विधि हो जाएगा, ठीक है या अस्थायी विधि। लेकिन यह जो है फिक्स टर्म या जब तक मन हो तब तक जो है इसका उपयोग करके गर्भ से बच सकते हैं। यानी अवांछित गर्भ मतलब हम नहीं चाहते हैं, जब तक जो है गर्भ नहीं होगा और इसका उपयोग अस्थायी होता है। आपको अवांछित गर्भ से रोकथाम तो करेगा ही करेगा, साथ में शिशु के जन्म के अंतराल को भी बढ़ाता है, ठीक है। तो यह अस्थायी विधि हो गया, ओके। चलिए उसके बाद इनमें निम्न विधियां शामिल है। अब ये जो पहला जो हम लोग मेथड ए नंबर देख रहे हैं अस्थायी टेम्पोररी मेथड, इसमें आपको अलग अलग मेथड, लगभग 4 मेथड आपको देखने को मिलेंगे, जिसका उपयोग करके व्यक्ति जो है टेम्पोररी रूप से गर्भ से बच सकता है, ठीक है ना, अनचाहे गर्भ से बच सकता है, ठीक है। अनचाहे का मतलब क्या होता है कि नहीं चाहने के, नहीं चाहना, ठीक है ना, कि हम नहीं चाहते हैं कि जो है प्रेगनेंसी अभी हो, तो वही जो है अनचाहा होगा। पहला होता है बैरियर मेथड, अवरोधक साधन। बैरियर मेथड जो होता है, देखिएगा इस विधि में जो पहला मेथड होगा बैरियर मेथड होता है। बैरियर मेथड मतलब अवरोधक साधन, यह रोध करता है, रोकता है प्रेगनेंसी को। जैसे मेल या फीमेल कंडोम लगाकर, ठीक है ना, उस यहाँ पे फीमेल है, यहाँ पे मेल कंडोम है। वेजाइनल क्रीम लगाकर, ठीक है, एक क्रीम आता है, जेली आता है, जिसका उपयोग स्त्री जो है अपने भेजिना पर करता है, तो उससे जो स्पर्म होता है वो भेजिना में जाते ही वह जो स्पर्म होता है वह डेथ हो जाता है, उसका नष्ट हो जाता है उसका प्रभाव, और जो लेडीज है वो प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। तो यह वेजाइनल क्रीम होता है, ठीक है। उसी प्रकार से वेजाइनल डायफ्राम आता है और फोम टैबलेट आता है और जेली आता है। यह सब का उपयोग जो है अवरोधक के रूप में, मतलब प्रेगनेंसी को रोकने के लिए एक जो है बैरियर के रूप में किया जाता है। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम, फोम टैबलेट, जेली, ये सब बैरियर मेथड है जो रोकता है प्रेगनेंसी को अस्थायी रूप से, ठीक है।
दूसरा मेथड होगा वह इंट्रा यूटेरिन मेथड होता है। मेरे डियर, आईयूडी के मैं बारे में आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आईयूडी के बारे में, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस के बारे में अच्छे से मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ। यह शुरू में ही पढ़ाए थे जब शॉर्ट क्वेश्चन शुरू किए थे। तो अगर आपसे अस्थायी साधन पूछेगा तो आईयूडी जो वाला है दूसरा नंबर, इसको वहीं से आप अच्छे से पढ़कर लिख दीजिएगा, ठीक है। बाकी जो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस है, जो यूट्रस के अंदर शिफ्ट किया जाता है, जो गर्भ को क्या करता है, अनचाहे गर्भों से बचाता है। अब देखिए, यही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो होता है, आप जब तक चाहिएगा 6 महीना, साल भर, 2 साल, जितना देर तक चाहिएगा आप इसको लगवा सकते हैं यूट्रस के अंदर। अब यह जैसे ही लगता है तो उसके यूट्रस के अंदर जो कंसेप्शन बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, जो निषेचन के बाद तैयार होता है, तो उस प्रोडक्ट को ही यह नहीं बनने देता है, ठीक है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। क्योंकि यूट्रस में यह डिवाइस शिफ्ट होता है, इसलिए निषेचन के बाद जो है भ्रूण को जगह ही नहीं मिलता है विकास होने के लिए, जिसके बाद क्या होता है कि यह बाहर निकल जाता है। समझ गए चीज़ को? तो इंट्रा यूटेरिन डिवाइस का मतलब ही होता है कि इंट्रा मतलब अंदर, यूटेरिन मतलब गर्भाशय, मतलब गर्भाशय के अंदर, डिवाइस मतलब साधन, एक ऐसा युक्ति जिसको गर्भ के अंदर शिफ्ट किया जाता है, और वही इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहलाता है। अब यह अलग अलग इंट्रा यूटेरिन होता है। एक ऐसा ये डिवाइस होता है जिसमें बिना किसी दवाई के सीधा उस डिवाइस को जो है यूट्रस में शिफ्ट कर दिया जाता है, मतलब गर्भाशय में लगा दिया जाता है। उसमें कोई जो है आपके दवाई वगैरह का उपयोग नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे साधारण या औषधि विहीन आईयूडी कहा जाता है, ठीक है। आईयूडी का फुल फॉर्म पूछेगा, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस, ओके। तो पहला आईयूडी मेथड में पहला क्या होगा, साधारण या औषधि विहीन। अब इसका साधारण या औषधि विहीन क्यों नाम देते हैं, क्योंकि यह सिंपल सिर्फ डिवाइस बना होता है और इस डिवाइस को यूट्रस में लगा दिया जाता है, बिना किसी दवाई या बिना किसी चीज़ के सहायता से सीधा लगा दिया जाता है, तो वही साधारण या औषधि विहीन आईयूडी होता है, ठीक है। अब ये जो आईयूडी बना होता है यह कॉपर के होता है, ठीक है ना, कॉपर तांबे के बने हुए होते हैं। अलग अलग जो है आईयूडी 300, आईयूडी 270, इसी प्रकार से यह जो है बना होता है, ठीक है। पहला ये हो गया। दूसरा होता है जो डिवाइस से बना होता है, इंट्रा यूटेरिन जो डिवाइस होता है, जैसे यूट्रस कैसा होता है, तो फीमेल यूट्रस कुछ इसी प्रकार से बता देता हूँ। फीमेल यूट्रस जो है कुछ इसी प्रकार से होता है ना, तो यहाँ पे जो है कुछ लगा होता है, इसी प्रकार से कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ इसी प्रकार से, मान लीजिए इसी प्रकार से होता है, तो ठीक इसी प्रकार से जो है डिवाइस भी टी शेप में बना होता है और इसमें सीधा लगा दिया जाता है। अगर सीधा सिर्फ डिवाइस को लगा दिया जाएगा इंट्रा यूटेरिन में तो यह साधारण औषधि विहीन वाला हो जाएगा। अगर इस डिवाइस में कोई हार्मोन युक्त दवाइयाँ रखकर या दवाइयाँ के द्वारा इसे शिफ्ट किया जाएगा इसमें, तो यह हार्मोन युक्त आईयूडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये जो डिवाइस होगा, अगर कोई दवाई इसमें रखकर या दवाई जो है लगा के इसमें लगाया जाएगा तो यह क्या होगा, हार्मोन युक्त इंट्रा यूटेरिन डिवाइस हो जाएगा। तो यही 2 प्रकार के आईयूडी होता है, समझ गए। चलिए तीसरा देखिएगा, हार्मोनल विधियाँ। मेरे डियर, बहुत सारे ऐसे बाज़ार में चीज़ें उपलब्ध है हार्मोनल, जो आदमी इसका अक्सर उपयोग करता है गलत काम करने के बाद समझ गए। फीमेल भी यूज करता है, बट फीमेल भी यूज करती है, सॉरी। फीमेल जो होती है वह मान गए चाहती है, मेल और फीमेल हस्बैंड वाइफ चाह रहा है कि अपना जो है अभी हमें बच्चा नहीं करना है, प्रेगनेंसी अभी नहीं होना है, तो उस कंडीशन में वह दोनों अपने सहमत से लाकर अपना पिल्स का यूज करता है या डॉक्टर के कंसल्ट से। तो यह जो है हार्मोनल विधियाँ में क्या क्या होता है देख लीजिए। हार्मोनल विधि का मतलब है कि दवाई का यूज करके, चूँकि जो भी दवाई बना होता है वह हार्मोन का ही बना होता है, उस हार्मोन को सिक्रेशन को रोक देता है, जो प्रेगनेंसी के लिए उत्तेजित करता है उसको ही वह क्या करेगा, रोक देता है। तो हार्मोनल युक्त जो होगा उसमें कंबाइंड जो है ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है, ठीक है। कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल होता है, मतलब मुंह के द्वारा लेने वाला गर्भ निरोधक गोली होता है, जैसे माला एन हो गया, ठीक है ना, माला एन होता है, माला डी होता है, बहुत सारे जो है आपके प्रकार है माला का।
तो माला जो होता है मालाएन वह एक प्रकार के कंट्रासेप्टिव पिल है, गर्भ निरोधक गोली होता है। देख लीजिए प्रोजेस्टेरोन पिल। अब यह महिलाओं का एक जो है हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन। तो यह जब प्रोजेस्टेरोन बहुत ज़्यादा क्या होता है उत्तेजित होता है तो यह प्रेगनेंसी के खतरे रहता है। तो इसके लिए जो है एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स आता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि यह हार्मोन होता है तो यह हार्मोन का ही गोली बना होता है, ठीक है ना। तो यह प्रोजेस्टेरोन गोली का उपयोग किया जाता है। एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है। उसके बाद है प्राकृतिक विधियाँ, नेचुरल मेथड। तो देखिए नॉर्मली हार्मोनल युक्त कंट्रासेप्टिव में होता यह है कि यह 3 मेथड होता है। एक कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स होता है जिसमें बहुत सारे जो है दवाइयाँ का कॉम्बिनेशन रहता है और वह मुंह के द्वारा जो है लगातार लेना पड़ता है, ठीक है, सीरियली लेना पड़ता है। एक प्रोजेस्टेरोन पिल्स होता है जो हार्मोन वाला होता है। एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है, ठीक है। तो यह 3 पिल्स जो होते हैं यह नॉर्मली आपके हार्मोन वाला होता है जो गर्भ को रोकता है, ठीक है। चौथा है यहाँ पे देखिएगा, चौथा जो है प्राकृतिक मेथड है, नेचुरल मेथड है। और यह नेचुरल मेथड ऑप्शन नंबर ए अस्थायी विधि के आप नेचुरल तरीके से भी प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। मतलब ना कोई डिवाइस को यूज करना है, ना कोई गर्भ निरोधक कंडोम के यूज करना है, या नहीं कोई ऐसे पिल्स लेना है जिससे साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। आप चाहें, आपके अंदर अगर ताकत है, आपके अंदर अगर कैपेसिटी है तो आप नेचुरल तरीके से, सहन शक्ति आपके अंदर है तो आप नेचुरल प्राकृतिक तरीके से भी आप जो है गर्भ से बच सकते हैं। कैसे? तो रिदिम का मतलब होता है लय। अब जब भी अगर मान गए कि आपको लगता हो कि इस समय रिलेशन इंटरकोर्स करने से यह प्रेग्नेंट हो सकती है, तो आप मेल है या फीमेल है दोनों के दोनों का सोच मिलना चाहिए। और उस कंडीशन में लय जो होता है, रिदिम जो होता है, वह बहुत बड़े मायने रखता है। कब आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, कब जो है रिलेशन बना रहे हैं, यह एक जो है लय बताता है। अगर आप कंटिन्यू लय में अगर आप रिलेशन बनाते रह रहे हैं तो आपको गर्भ अवस्था से होने से कोई नहीं बचा सकता है, प्रेगनेंसी होने से कोई नहीं बचा सकता है। तो रिदिम कहता है कि एक लय बनाइए, और लय ऐसा होना चाहिए कि जब ज़रूरत हो कि इस समय अगर आप करेंगे इंटरकोर्स तो उस समय प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है, तो उस समय रिदिम को छोड़ दे, ना करे, लय को वहाँ पे तोड़ दे। और उसके बाद फिर जब समय पास कर जाए तो जब मन हो करिए, क्योंकि हमेशा इंटरकोर्स करने से जो है प्रेगनेंस नहीं होती है महिलाएं। ये बातें आप लोग समझ लीजिएगा कि आप जब चाहेंगे इंटरकोर्स करें और वो प्रेग्नेंट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, उसका भी एक समय होता है, ठीक है। चीज़ें को समझ गए? चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, दूसरा है क्वाइटस इंटरप्ट्स। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि मैं इसको अच्छे से बता चुका हूँ। क्वाइटस इंटरप्ट्स का मतलब होता है कि जैसे मेल है, फीमेल है, इंटरकोर्स चल रहा है, मतलब रिलेशन बना रहा है, तो एक ऐसा सिचुएशन आता है और वह लास्ट स्टेज होता है जहाँ पे मेल का जो सीमेन होता है वह डिस्चार्ज होता है फीमेल के वाजिना में, ठीक है। तो ऐसे में अगर मेल या फीमेल दोनों चाह रहा है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं रखना है, प्रेग्नेंट नहीं होना है, बच्चे नहीं करना है, तो वह क्या करेगा कि उस दौरान दोनों अपने बात से सहमत हो जाएगा। और अगर वह इंटरकोर्स करते हुए भी सोच रहा है कि नहीं हम इंटरकोर्स जारी रखें, लेकिन इस जारी रखते हुए भी हमें अगर प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो क्वाइटस इंटरप्ट्स एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए इंटरकोर्स करते हुए भी जो है प्रेग्नेंट नहीं होती है महिलाएं। अब इसमें होता कैसे है, तो जब भी अगर एजुकेशन होने वाला हो, डिस्चार्ज होने वाला हो मेल, तो उस समय वह वाजिना से अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है और वह एजुकुलेट वाजिना में नहीं करके, स्खलन जो होता है वह वाजिना में नहीं करके बाहर स्खलन कर देता है। इससे होता है कि जो भी सीमेन मेल का है वह फीमेल में वाजिना में नहीं जा पाता है, और इस दौरान वह जो है प्रेग्नेंट होने का कोई चांस ही नहीं है जब स्पर्म नहीं जाएगा। तो यही बात आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, चलिए
बता दिए एक्वाइटस इंटरप्ट होता है। उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग, आप लोग को पता है कि ब्रेस्ट फीडिंग भी आपके जो है क्या करता है कि जब तक ब्रेस्ट फीडिंग अगर आप लंबे समय तक कराएंगे तो क्या होता है कि प्रेगनेंसी होने का खतरा भी जो है कम रहता है। तो इसलिए नेचुरल विधि में आप चाहें तो एक बच्चे होने के बाद लंबे समय तक उस बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें, जिससे आपको भी जो है क्या होगा कि प्रेगनेंसी होने का दूसरा बार खतरा नहीं रहेगा। चीज़ों को समझ गए। तो यह सब आपका प्राकृतिक मेथड है जिसको अपनाकर नेचुरल तरीके से बिना कुछ यूज किए बिना कुछ लिए हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दूसरा है अस्थाई विधि। अब गर्भ निरोधक के अस्थाई विधियां हैं मेरे डियर। अस्थाई विधि में ज़्यादा झंझट नहीं है। दो ही ऐसे विधि हैं जिसको या तो मेल अपने लिए करवा सकता है या फीमेल अपने को करवा सकता है। चाहे मेल करवाए या फीमेल करवाए, चाहे हस्बैंड करवाए या वाइफ करवाए, दोनों में से कोई भी करवा लेगा तो यह जो है प्रेगनेंसी का खतरा जो होता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है, चलिए गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां में परमानेंट विधि में यह गर्भ निरोधक की अस्थाई विधियां हैं, बात सही है। इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। इन्हें बांझपन मेथड भी कहा जाता है, बांझपन विधि भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार यह अगर कोई करवा लेता है परमानेंट मेथड तो उसे एक बांझपन के जैसे हो जाता है, मतलब उसको बच्चा नहीं हो सकता है। जैसे बांझ महिलाओं के होता है ना, लोग नहीं कहता है बांझपन का शिकार है, मतलब इसके बच्चा जो है नहीं हो रहा है। तो उसी प्रकार से जो है ये अस्थाई विधि अपनाने के बाद हो जाता है, इसीलिए इसे स्टरीलाइजेशन मेथड कहा जाता है। ठीक है, यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है। यह पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। कैसे? अगर वैस्कोटोमी होता है, यह दो प्रकार के होता है, एक वैस्कोटोमी और एक ट्यूबक्टोमी। अब समझिए, महिलाओं में ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, उसी में निषेचन होता है। तो इस ट्यूब का जो सर्जरी के द्वारा उस ट्यूब को काट दिया जाता है तो यही डिंब वाहिनी छेदन होता है, ट्यूबक्टोमी, जो कि महिलाओं में इसी का ही सर्जरी करके जो है इसे किया जाता है। तो यह महिला का परिवार नियोजन का विधि हो गया अस्थाई वाला। पुरुष अगर नसबंदी कराता है तो उसमें एक वैस डिफरेंस होते हैं। ठीक है, जो स्खलन के समय जहाँ से निकलता है सीमेन तो वह उसको ही काट दिया जाता है, जिससे सीमेन आगे नहीं जा पाता है, जो स्पर्म वाला होता है वह नहीं जा पाता है वैस डिफरेंस में। ठीक है, तो ये वैस्कोटोमी, वैस डिफरेंस को काटना ही वैस्कोटोमी होता है। और यह दोनों मेथड आपका अस्थाई नेचुरल है, अस्थाई विधि है। ठीक है, जिसके कर लेने के बाद एक स्टरलाइज मेथड के तरह हो जाता है। समझ गए? तो यही दो विधि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, उम्मीद है समझ गए होंगे। यहाँ पे देख लीजिए आपके लिए इंग्लिश दिया गया है, तो पीडीएफ में हिंदी इंग्लिश दोनों रहता है। डाउनलोड करके वीडियो देखने के कुछ देर के बाद आइएगा और डाउनलोड करके चले जाइएगा, पढ़ते रहिएगा। ठीक है, टोटल सब्जेक्टिव का जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पीडीएफ, देख लीजिएगा जाके जितने भी हम लोग किए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इस परिवार नियोजन में जो ऊपर हम लोग देखे हैं समस्त विधियाँ, उसमें नर्स की क्या रोल होता है। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं क्या भूमिका होता है परिवार नियोजन में। मेरे डियर, नर्स को परिवार नियोजन में निम्न रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है। ठीक है मेरे डियर, एक नर्स के लिए जो है परिवार नियोजन में भूमिका निभाना या योगदान देना प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से रहता है। ठीक है, पहला है जो भी एलिजिबल कपल होते हैं, मतलब जो भी परिवार नियोजन के लिए एलिजिबल होती है, सहमत रहती है, तो वैसे कपल को परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करती है नर्स। काउंसलिंग में क्या होगा कि अगर वह एलिजिबल कपल है, मतलब उसको एक या दो बच्चा हो चुका है और वह चाहता है कि हाँ हम परिवार नियोजन करवा सके, इंटरेस्टेड है, तो उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करना और ज़्यादा जो है उसे मोटिवेट करना कि क्या क्या लाभ है, क्या है नहीं है, ये सारा के सारा एलिजिबल कपल को परिवार नियोजन के लिए काउंसलिंग में बताया जाता है। ठीक है, तो यह करना, काउंसलिंग करना एलिजिबल कपल को कौन नर्स का एक भूमिका होता है, रोल होता है। महिला को प्रसव पूर्व ही उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित प्रेरित करना। अगर महिला
प्रसव अगर महिला का एक पहला प्रसव हो या दूसरा प्रसव हो या तीसरा प्रसव हो, ठीक है, हमेशा प्रसव से पहले ही जो नर्स होती है वह महिला को कहेगी कि आप जैसे ही प्रसव कंप्लीट होगा आप जो है परिवार नियोजन करवा लीजिए, परिवार नियोजन करवा लीजिए, कितने बच्चे हो गए आप परिवार नियोजन कराइए, परिवार नियोजन से कम बच्चा रहेगा, अच्छे से पढ़ाइएगा, अच्छे से इसको सेटल कीजिएगा। मतलब तमाम तरीके के जो है प्रेरित करती है ताकि वह परिवार नियोजन करवा ले इसी प्रसव के साथ में, ठीक है। तो यह जो है आपका इसके लिए प्रेरित करती है। तीसरा रोल होगा, देखिएगा, परिवार नियोजन को सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन के बारे में समुदाय को बताना। अब नर्स का ये काम होता है कि दूर दराज के इलाका में, गांव में बहुत लोग अभी तक ये नहीं जानते हैं कि परिवार नियोजन कराने पर सरकार के द्वारा कुछ प्रोत्साहन राशि भी दिया जाता है, ठीक है। अब कितना दिया जाता है मैं पढ़ा चुका हूँ कि जननी सुरक्षा योजना में मैं पढ़ा चुका हूँ कि कितना जो है महिला को दिया जाता है, शहरी महिला को कितना और गांव के महिला को कितना, मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो परिवार नियोजन में सरकार के द्वारा जो दिए जा रहे प्रोत्साहन है उसके बारे में लोगों को बताना, यह भी एक नर्स का रोल होता है। परिवार नियोजन में बताएगी तब तो लोग उसके भी चाहत से आएगा कराएगा। परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सा की सर्जरी के दौरान सहायता करना। अब परिवार नियोजन कहीं अगर कैंप लगा के किया जा रहा हो तो उसमें डॉक्टर को जो है सर्जरी के दौरान सहायता करना नर्स का काम होता है, भूमिका होता है। लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना। अगर एलिजिबल कपल यानी जो भी महिला हो या दोनों पति पत्नी हो, वह मान के दूसरे विधि के लिए राजी नहीं है और वह चाहता है कि हम जो है इंट्रा यूटेरिन डिवाइस ही लगवा ले, मतलब यूट्रस में डिवाइस ही सेट करवा ले, तो इसके लिए वह लिखित सहमति लेती है और तब जाके यह आईयूडी लगाती है, ठीक है। कौन? नर्स। छठा यहाँ पे देखिएगा, अस्थाई बंध्यता स्टरलाइजेशन हेतु उचित कपल का चयन करना एवं ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी हेतु रेफर करना। अब नर्स का यह भी जो है रोल होता है कि वह जो है स्टरलाइजेशन मेथड, मतलब अस्थाई बंध्याकरण, मतलब अस्थाई रूप से कोई अगर परिवार नियोजन कराना चाहता है तो उसके चयन करना और चयन करके जो है ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी जो पुरुष और महिलाओं किसी के लिए हो सकता है तो उसको आगे रेफर करना ताकि वह आगे जाके अस्थाई वाला मेथड अपना सके, ठीक है। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखना। अब कोई ऐसे कपल है जोड़ा है जो गर्भ निरोधक, ठीक है ना, कंट्रासेप्टिव दवाइयों का या डिवाइस का उपयोग कर रही है या कर रहा है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उसके लगातार संपर्क में रखना चाहिए। संपर्क में रहने से अगर उसके अंदर कोई भी गड़बड़ी होगा तो उसको देख रेख किया जा सकता है। परिवार नियोजन पर मुक्त चर्चा हेतु उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। अब होता यह है कि गांव में देखते होइएगा महिलाएं इसके बारे में बात करने से शर्माती है, कतराती है, ठीक है। तो इसके लिए एक ऐसा वातावरण नर्स को तैयार करना चाहिए जहां पे एकदम फ्री रूप से, एकदम मुक्त चर्चा हो सके ताकि महिला अपने बातों को एकदम बेझिझक रख सके, ऐसा वातावरण तैयार करना चाहिए। 9वां है ट्यूबेक्टोमी एवं वास्केक्टोमी के पश्चात कपल्स को फॉलोअप सेवा प्रदान करना। अब जिस भी कपल्स को ट्यूबेक्टोमी या वैस्कोटोमी हुआ हो वैसे कपल को लगातार फॉलो अप सेवा प्रदान करना चाहिए, यह नर्स का काम होता है, ठीक है, रोल होता है। नेक्स्ट है समुदाय के लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना चाहिए। अब समुदाय में, गांव में लोगों को छोटे परिवार का जो भी विशेषता है, लाभ है, उसको बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए और लोग करा सके, इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। परिवार नियोजन कैंप के द्वारा अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना। अब नर्स को मान गए अगर कोई सर्जरी नहीं करवाना चाहता है तो उसके लिए प्रचार करना होगा, तो उसके लिए नर्स को परिवार नियोजन कैंप अगर लगता हो तो उस दौरान जो है गर्भ निरोधक के साधन के बारे में लोगों को बताना चाहिए कि आप गर्भ निरोधक साधन के उपयोग करें, जैसे कंडोम्स हो गया, हार्मोनल पिल्स हो गया, वगैरह वगैरह चीज़ का उपयोग कर सकते हैं और इसके लिए प्रोत्साहित भी करनी चाहिए, ठीक है।
नेक्स्ट है 12 नंबर और लास्ट है, होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब एक नर्स अगर कम्युनिटी में है, समुदाय में या गांव में उसका अगर पोस्टिंग है, तो वह घर घर जाकर लोगों को विजिट करके जो है परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करेगी, मोटिवेट करेगी कराने के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से यह नर्स का भूमिका होता है परिवार नियोजन में। आप चाहें तो यह 12 के जगह पर 20 भूमिका भी नर्स का बता सकते हैं परिवार नियोजन में, ठीक है। तो यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लिख पाते हैं, ठीक है। बाकी मैं 12 बता ही दिया हूँ। मिलूंगा मैं अगले वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर, धन्यवाद।